क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो हमें दिया गया है, मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू, इसका हमें इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना है। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू, पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू, या फिर डी नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। अभी हमें सॉल्व करना है तो बहुत इजी है। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, व्हाट इज द नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन होता है पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू, ठीक है, ये याद रखो। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन याद रखो, इसका फॉर्मूला नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन और इम्प्लीकेशन के नेगेशन याद रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन ये होता है, बस अभी इस चीज को पी की जगह पे तुम्हें पी ही दिया हुआ है, ठीक है, क्यू की जगह तुम्हें नेगेशन दिया हुआ है, तो बस उसका डबल कर दो। यानी बेसिकली इसका आंसर आएगा पी डिसजंक्शन, पी कंजंक्शन negation of negation क्यू, राइट? सो इट विल बी पी कंजंक्शन क्यू, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू x बिलोंग टू r x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड x प्लस 6 इक्वल टू 0 देन n ऑफ a। ओके, यहाँ पे a दिया हुआ है, a क्या है? x बिलोंग्स टू r such that x square minus 5 times mod x plus 6 is equal to 0, और हमें निकालना है n of a, राइट? n of a में बेसिकली कौन से सोल्यूशन है a के लिए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा? x स्क्वायर, अभी यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे तुम मॉड एक्स को टी टूट कर सकते हो और इसको इसमें डाल सकते हो। सो मॉड एक्स तो टी है तो ये टी स्क्वायर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके दो सोल्यूशन आएंगे, e इक्वल टू 3, e इक्वल टू 2, राइट? तो यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3 के बराबर, और यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2 के बराबर। अब तुम्हें पता है कि अगर मॉड x एक पॉजिटिव नंबर होता है, यहाँ पे अगर मैं कोई भी क्वांटिटी लिख दूँ, एक पॉजिटिव नंबर लिख दूँ, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? वो नेगेटिव नंबर आएगा और वो पॉजिटिव नंबर आएगा। दो वैल्यूज आती है मॉड x है इसीलिए, राइट? तो अगर मैं मॉड x की वैल्यू 3 रखूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस 3, और यहाँ पे मॉड x इक्वल टू 2 रखूँ तो x की वैल्यू 2 माइनस 2 आएगी। यानी बेसिकली तुम्हारे n ऑफ a कितना आएगा? 4 आएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन ए दैट इज 4, राइट? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35। इफ द फंक्शन fx दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0 इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन f ऑफ 0। ओके, सो fx तुम्हें एक फंक्शन दिया हुआ है दैट इज बेसिकली log ऑफ 1 प्लस ax माइनस log ऑफ 1 माइनस bx डिवाइड बाय x। ये तुम्हें फंक्शन दिया हुआ है, बताया गया है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ये भी बताया गया है कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हमें f ऑफ 0 निकालना है। तो ये एक लिमिट का क्वेश्चन है, दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे लिमिट fx x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू मुझे बताओ क्या है, राइट? सो हमने क्या किया? लिमिट को इसके ऊपर अप्लाई किया। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस ax माइनस log ऑफ 1 माइनस bx अपॉन x। तो ये एक स्टैंडर्ड लॉगरिथम होता है। लॉगरिथम की लिमिट होती है कि log ऑफ 1 प्लस x, log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x फॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये होता है बेसिकली 1, राइट? और अगर यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या होगा? बेसिकली ये तो है, ठीक है, ये चीज सही है। अब राइट, तो ये चीज होती है
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log of 1 plus x upon x is equal to 1। और एक और चीज होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मूलेज है। अगर आपको ये भी नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। सो 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू, इसका वैल्यू आता है -1। ये दो लिमिट्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बेसिकली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log ऑफ 1 प्लस ए एक्स डिवाइड बाय, ध्यान से देखो मैंने लिखा ए एक्स और मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। चलेगा ना ये चीज? ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए एक्स पे भी क्या होगी, होल्ड करेगी 2 माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे मैंने किया 1 माइनस बी एक्स डिवाइड बाय माइनस बी एक्स इंटू माइनस बी। सो माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, चलेगा? यहाँ पे ऐसे किया तो सेम ही है यार, मैंने बस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे मैंने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इस चीज को मैं लिमिट के बाहर लेके आ सकता हूँ क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। सिमिलरली इस चीज को मैं लिमिट के बाहर लेके आ सकता हूँ क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। सो दिस विल बी a टाइम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस ए एक्स डिवाइड बाय ए एक्स प्लस b टाइम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 माइनस बी एक्स। यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ, माइनस बी एक्स, हाँ ठीक है, माइनस बी एक्स, ओके। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स का फॉर्म होना चाहिए, तो इसलिए मैं माइनस साइन को भी बाहर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस साइन को मैं यहाँ पे लेके आया, तो ये एक पॉजिटिव चीज बन गई। समझ रहे हो ना क्या किया मैंने? बेसिकली माइनस को लेके आया बाहर क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, राइट। सो यहाँ पे log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बन गया। सो ये चीज बन जाएगी 1, सिमिलरली ये चीज बन जाएगी 1। सो यू विल बी लेफ्ट विथ a माइनस बी, सॉरी ये चीज बन जाएगी -1 क्योंकि log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज -1, राइट। सो यहाँ से a माइनस ऑफ माइनस बी यानी प्लस बी बन गया, राइट। अब अगर तुम्हें ये नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एल हॉस्पिटल रूल से दिखा दूंगा। सो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जब भी लिमिट में गड़बड़ी होना, सीधा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, राइट। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ये चीज से करना है एल हॉस्पिटल रूल से करना है, तुम्हारे ऊपर है। बस तुम्हें जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना होगा क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम होता है, राइट। सो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ फिर से, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे था 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी एक्स डिवाइड बाय एक्स। सीधा एल हॉस्पिटल रूल से ट्राई करो। एल हॉस्पिटल रूल से क्या होगा, सीधे दोनों को डिफरेंशिएट करो तो नीचे तो 1 ही आने वाला है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो। अब log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड टर्म दैट इज a माइनस log ऑफ 1 माइनस बी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 माइनस बी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड टर्म दैट इज माइनस b। दिस बिकम्स a प्लस b और इसके डिवीजन में 1 माइनस बी एक्स 1 प्लस ए एक्स। लेकिन ध्यान रखो अभी भी तुम्हारे लिमिट का सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। तो यहाँ पे तुमने 0 रखा तो क्या आएगा, क्या सॉल्व होगा? यस होगा। तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये a डिवाइड बाय 1 होगा प्लस b डिवाइड बाय बेसिकली a प्लस b। तो इस चीज से भी सॉल्व हो सकता है बहुत इजीली। बस तुम्हें डिसाइड करना है जल्दी कौन सा मेथड तुम्हारे लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36। If the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the origin to the plane are this, you have to find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from origin to the plane this, okay. So basically तुम्हें एक प्लेन दिया हुआ है 2x minus y plus 5z minus 3 equal to 0। हमें क्या निकालना है, coordinates of the foot of perpendicular drawn from origin to the plane। मतलब यहाँ पे कहीं origin होगा, origin से लेके प्लेन तक। जैसे मैंने प्लेन को ऐसे बनाया कुछ काइंड ऑफ लाइक दिस, ये मेरा प्लेन है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ perpendicular drawn from origin to the plane, this is your foot
दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो इसका फुट कौन सा है, ये बेसिकली तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने एक्स वाई जेड, राइट। तो ये कैसे निकालें, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। वो कुछ ऐसे होता है, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए must be equal to y minus y1 divided by b equal to z minus z1 divided by c equal to minus ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon a square plus b square plus c square। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या होता है इसमें। बेसिकली x y z ये तो तुम्हारे पैरामीटर्स हैं, राइट। अब x1 क्या है, x1 तुम्हारा पॉइंट है जो कि जिसके ऊपर से वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यानी इस केस में x1 y1 z1 क्या होगा, ओरिजिन 0 0 0। जिस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको x1 बोलते हैं, x1 y1 z1 बोलते हैं। और x y z ही हमें निकालने हैं क्योंकि x y z क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। ये x y z है। abc क्या है, एबीसी तुम्हारे नॉर्मल के इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स है, यानी नॉर्मल तुम्हारा अगर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है तो एबीसी ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर इसकी नॉर्मल की इक्वेशन लिखूँ तो बहुत इजी है, 2y कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। तो मैं इन सब चीजों को यहाँ पे पुट करता हूँ, सो आई विल गेट x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाय -1, सॉरी यहाँ पे 0 आना चाहिए, ओरिजिन है ना। सो इक्वल टू z माइनस z1 वो भी 0 है डिवाइड बाय c है तुम्हारा 5, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इस चीज के बराबर। सो -5 इंटू 0, तो ये चीज तो पूरी 0 बन जाएगी, राइट, क्योंकि x1 y1 z1 अपने आप में 0 बचेगा बस d। सो d इज बेसिकली -3 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, नॉर्मल के मॉड का स्क्वायर। सो 2 2 जा 4, यहाँ पे लिखता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट। तो अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। सो x बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू माइनस y बाई 1 इक्वल टू z बाई 5 दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पे बनेगा 3 divided by 5 5 are 25 plus 2 are 4 29 plus 1 30 by 10। तो यहाँ से x y z की वैल्यूज क्या आएंगी, x will be 2 by 10, y will be -1 by 10, z will be 5 by 10। तो तुम्हारे फाइनल x y z के जो भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके पॉइंट क्या आएंगे, 1 by 5 -1 by 10 1 by 2, ओके। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से तुम्हें ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो कि एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन हमें निकालना है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय x dx। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे यार एल्जेब्राइकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करूंगा। सो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा ऐसा x की वैल्यू है जो कि मतलब सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -1 इज गोइंग टू गिव यू सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, तो sec स्क्वायर थीटा -1 या tan स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो बस तो x की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, a sec थीटा डाल दूंगा। सो आई विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय x की जगह पे a sec थीटा। dx की जगह पे मैं क्या रखूँ, सो dx की जगह पे आई विल गेट a टाइम्स sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा tan थीटा d थीटा, a sec थीटा tan थीटा d थीटा, राइट। एंड यहाँ से मैंने sec स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैंने a स्क्वायर को कॉमन लिया तो रूट के बाहर वो a आ जाएगा,
ए कैंसिल हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, उसका भी रूट लिया है, सो tan थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा, ए आ गया यहाँ का इंटू सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, जैसे ये कैंसिल हो गया, सो बेसिकली आएगा a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या ये सॉल्वेबल है? नहीं है, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a टाइम्स इंटीग्रल tan स्क्वायर थीटा को मैं फिर से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस a टाइम्स इंटीग्रेशन डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, सो a टाइम्स tan थीटा माइनस a थीटा प्लस c, ये हमारा आंसर आएगा। अभी मुझे थीटा में आंसर नहीं चाहिए, तो थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x बाय a सेक इनवर्स x बाय I will get a times tan of sec inverse x by a minus a times sec inverse x by प्लस c, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन। अब मुझे ऑप्शन में वो सब चीजें दी हुई है जो मुझे चाहिए, राइट। मुझे cos इनवर्स दिया हुआ है, sec भी दिया हुआ है sec इनवर्स, लेकिन ये चीज नहीं है ऑप्शन में कहीं, तो मुझे यहाँ पे जाहिर सी बात है sec को tan में कन्वर्ट करना है। सो वही अपना स्टैंडर्ड मेथड जो है, यहाँ से अगर ये थीटा है, सो sec थीटा इज opposite upon hypotenuse, right? Cos is adjacent upon hypotenuse, so sec is going to be hypotenuse upon adjacent, so x by a, तो ये चीज क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऐसे tan थीटा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय, तो ये चीज मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। सो दिस बेसिकली a टाइम्स tan ऑफ सेक इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस a टाइम्स सेक इनवर्स x बाय, सो दिस बिकम्स, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस a टाइम्स सेक इनवर्स x बाय प्लस, यानी तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 ये क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का। so बेसिकली z हमें दिया गया है 9x प्लस 11y, ये कोई भी ऐसा रैंडम वेरिएबल है z जो कि 9x प्लस 11y, इट इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग इक्वेशंस 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 and 2x plus 3y less than equal to 12 for x y both greater than equal to 0। तो ये हमारा फंक्शन है जो हमें प्लॉट करना है और उस पे इसको मैक्सिमम करना है, राइट, टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको वही स्टैंडर्ड मेथड से तुम्हें करना होगा, डायग्राम निकाल के। बेसिकली एक सेकंड इसको अच्छे से बनाता हूँ, फिर ग्रीन पेन, y एक्सिस बनानी होगी सबसे पहले, एंड उसी के साथ एक x एक्सिस। अभी मेरी लाइन क्या है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। सबसे पहला स्टेप क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, इसको इक्वालिटी की तरह ट्रीट करो, इक्वालिटी की तरह ट्रीट करो। ओके, सो क्या लाइंस बन जाती है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ओके, अभी मुझे फर्स्ट लाइन को प्लॉट करना है, इसको मैंने L1 बोल दिया और इसको मैंने L2 बोल दिया। तो मुझे फर्स्ट लाइन को प्लॉट करना है इस इक्वेशन, इस प्लेन पे, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x है, ये नेगेटिव y। सो हाउ डू आई डू इट? सबसे पहले मैं x इक्वल टू 0 पे पुट करूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा, और y इक्वल टू 0 पे पुट करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। सो x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आती है, 2y इक्वल टू 12, सो y इक्वल टू 6 आती है। तो x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस पे ये 0,6 से पास होगी, और x एक्सिस में अगर मैं इसमें y 0 पुट करूँ तो x एक्सिस में x की वैल्यू 4 आती है, तो 4,0 से पास करेगी।
4,0। वेराज अगर मैं तो हाँ, तो मैं इसको प्लॉट करता हूँ सबसे पहले। सो दिस इज योर L1, नाउ आई हैव टू फाइंड L2, राइट। L2 क्या है, इसमें अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो मुझे y की वैल्यू आती है, x इक्वल टू 0 पुट किया तो 3y इक्वल टू 12, यानी y की वैल्यू 4, और y इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू, y इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू 6 आएगी। ओके, सो मैं इसको अगर प्लॉट करूँ, सो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 4 है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, सो ये 0,4 से पास होगी, और y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 6 है, यानी x एक्सिस पे ये 6,0 से पास होगी। सो अपनी L2 कुछ ऐसी होगी, राइट। ओके, तो y की वैल्यू 4, y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 6, तो ये हमारी लाइन है। अभी मुझे इसका रीजन फाइंड आउट करना है। तो हमेशा याद करो, जब लेस देन इक्वल टू साइन होगी ना, तो ये अंदर वाला रीजन होता है, मतलब ये वाला रीजन होता है। ओके, इसको इरेज करता हूँ। लेस देन इक्वल टू की जब भी साइन होगी ना यहाँ पे, तो अंदर वाला रीजन होगा। ओके, सो अगर मैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में बात करूँ, L1 के रिस्पेक्ट में, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला रीजन होगा, राइट। वैराज मैं अगर इस रीजन के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये भी लेस देन इक्वल टू है, यानी ये भी अंदर वाली रीजन होगी, यानी बेसिकली ये अगर लाइन है इसके अंदर वाली रीजन यानी ये। तो ये कॉमन रीजन कौन सी आ गई, ये वाली रीजन कॉमन आ गई, ये वाली रीजन कॉमन आ गई। अभी मुझे यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस रीजन के बाउंड्री पॉइंट्स निकालता हूँ। बाउंड्री पॉइंट्स मतलब जो कि उसके ऊपर लाई करेंगे एट द एंड, एंड विच आर सेटिस्फाइंग बोथ दीज लाइन्स। ओके, और एटलीस्ट वन ऑफ दीज लाइन्स। तो वो कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा सबसे पहले ओरिजिन, राइट, ये होगा, ये पॉइंट होगा 0,4, 4,0 होगा, और ये एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट मुझे निकालना है। तो ये पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा, ये बेसिकली इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करके ये दोनों का पॉइंट निकाल सकता हूँ, राइट। सो हाउ डू आई सॉल्व देम, 5, okay, 3 minus 2, okay, I can do a better thing of solving them. I add both of these equations and I subtract both of these equations, right? So 3x plus 2x, that is 5x, plus 5y equal to 12 to the 24, and इन दोनों को अगर मैंने subtract किया, so 3x minus 2x यानी x, plus 2y minus 3y यानी minus y is equal to 12 minus 12 यानी 0, यानी यहाँ से बेसिकली आता है x इक्वल टू वाई, राइट, x इक्वल टू वाई आता है। मतलब दोनों पॉइंट्स जो होंगे उसके वो सेम होंगे। तो अभी x इक्वल टू वाई आ गया, तो इसके लिए सॉल्व करो तो 5x प्लस ये बन जाएगा 5x प्लस 5x, 5x प्लस 5x इक्वल टू 24, यानी 10x इक्वल टू 24, यानी x की वैल्यू 2 12 24 2 5x 12/5, यानी ये पॉइंट क्या हो गया 12/5, 12/5। बस अभी इन चारों पॉइंट्स को इसमें डालो और देखो कि z की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो अगर मैंने 4,0 डाला, अगर मैंने इसमें 0,4 डाला, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, 9x प्लस 11y, राइट। सो z इक्वल टू 9x प्लस 11y। अगर इसमें मैंने 0,4 डाला तो मुझे आंसर क्या आएगा, z की वैल्यू 44 आएगी, राइट। अगर इसमें मैंने 4,0 डाला तो z की वैल्यू 36 आएगी। तो ये तो एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम दिख रही है यहाँ पे। 12/5 से भी डाल के देखते हैं। सो अगर मैंने 12/5 12/5 इसमें डाला, सो आई विल गेट z इक्वल टू 12 into 9, that is 108/5, plus 12 into 11, that is 120, plus 12, that is 132 divided by 5, right? So this comes out to be 8 9 10, 3 plus 1 4, 1 plus 1 2, 240/5, यानी 5 4 20, और यहाँ पे 4 आ गया फिर से, तो 5 8 40, यानी 48, जो कि मैक्सिमम है, राइट। सो what is the maximum value of z? The maximum value of z is 48. This is your final answer. तो ऑप्शन नंबर डी आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, क्वेश्चन नंबर 39। इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेके 4 तक 1/1 प्लस रूट एक्स डी एक्स का।
अगर मैंने 1 प्लस रूट एक्स को टी पुट किया तो इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, राइट। और यहाँ से मैं रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, टी माइनस 1। तो दिस विल बेसिकली डी एक्स विल बेसिकली बी 2 times टी माइनस 1 डी टी। सो बेसिकली आई हैव इंटीग्रेशन dx is basically 2 times t minus 1 dt upon 1 plus root x, that is t. Yeah, this works, right? 1 plus root x को मैंने t पुट किया, so root x की वैल्यू t minus 1 आई। फिर इसका डिफरेंशिएशन निकाला तो root x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 root x dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू 2 times t minus 1 dt। फिर ये 1 plus root x तो t था, तो उसको ऐसे पुट किया। अभी इसमें अगर मैं इसमें मुझे लिमिट्स पुट करेंगे, राइट, पुट करने होंगे, राइट। सो x की वैल्यू जब 0 है तब t की वैल्यू कितनी है, 1, और x की वैल्यू 4 है तो t की वैल्यू कितनी है, 1 plus 2 that is 3, राइट, क्योंकि रूट 4 2 होगा तो 1 plus 2 3। सो दिस बिकम्स 1 2 3 दिस गाय। नाउ दिस इजी, ये बनेगा 2t minus 2 divided by t dt। So this basically becomes 2 का इंटीग्रेशन, मतलब बेसिकली 2t from 1 to 3 minus 2 times log t का इंटीग्रेशन from 1 to 3। So basically this becomes 6 minus 2, so that becomes 4 minus 2 times log 3 minus log 1, log 3 minus log 1, log 1 is basically 0, right? So that doesn't make any sense. So तुम्हारा आंसर होगा 4 minus 2 times ln 3, okay? तो इसको अब हम कैसे लिखें, ऑप्शंस में कुछ अलग आंसर दिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऑप्शंस में मुझे e रेज़ टू पावर के फॉर्म में दिया है, राइट। सो 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log ऑफ e रेज़ टू पावर 4, राइट, माइनस इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log ऑफ टू द बेस t, 3 6 9, लाइक, राइट। और फिर इसको मैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करके इसको e रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 9 कर देता हूँ, तो ये आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ इन 0 से लेके पाई। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ, ये हमारी इक्वेशन है। फॉर थीटा इन 0 to pi we have to find the number of solutions। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ। अब यहाँ से दो सॉल्यूशंस डायरेक्टली बन सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा अगर हाफ के बराबर है, so बेसिकली ये 1/√2 का स्क्वायर है, राइट। सो थीटा यहाँ से π/4, एक सोल्यूशन तो π/4 तो आना ही चाहिए, राइट। लेकिन क्योंकि ये sin स्क्वायर थीटा का ग्राफ है इसलिए 0 से पाई में एक और वैल्यू हो सकती है जो कि नेगेटिव हो, मतलब साइन जहाँ पे नेगेटिव हो लेकिन उसका स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव हो हाफ पे। तो 0 से पाई यानी बेसिकली मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्वाड्रेंट आने चाहिए जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ से मुझे एक सोल्यूशन मिल गया। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक पॉजिटिव होता है, वो होता है थीटा इक्वल टू 135 डिग्रीज, राइट। 135 डिग्री का साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वो भी इस सोल्यूशन में पार्ट होगा। सो बेसिकली योर सोल्यूशन विल बी थीटा इक्वल टू π/4 एंड 135 यानी 3π/4, 4 16। यस, इसको तुम ग्राफिकली भी सोच सकते हो, भले ही इससे दो आंसर आ गए लेकिन सो द टोटल आंसर कम्स एज 2। अब इसको तुम ग्राफिकली भी सोच सकते हो, तुम्हें sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ पूछा है और तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे, तुम्हें ये नहीं पूछा कि कौन सॉल्यूशंस के नाम बताओ, तुम्हें बस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, राइट। तो उसको ग्राफिकली भी तुम कर सकते हो। तो बेसिकली क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे x लेट्स से ये थीटा प्लॉट करो यहाँ पे, एंड दिस इज योर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा वर्सेस थीटा का प्लॉट। तो sin थीटा का ग्राफ अगर तुमने थोड़ा बहुत ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, सो इन फंक्शंस अगर sin थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, इफ दिस इज sin थीटा का ग्राफ, देन उसके स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो उसकी तरह ही होता है, पीरियोडिक होता है, बस ये चीज जो होती है वो ऊपर आ जाती है, मतलब नेगेटिव y नहीं हो सकता कोई, राइट। क्योंकि अगर नेगेटिव y हो गया तो स्क्वायर के रूल्स ब्रेक हो जाएंगे। बेसिकली y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए, इसलिए वो sin स्क्वायर थीटा है।
मतलब थीटा की वैल्यू तुम नेगेटिव रखोगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे होना चाहिए, राइट। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूँ यहाँ पे तो 0 पाई बाय ऐसे होगा, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, ऐसे जो साइन का नॉर्मल ग्राफ होता है। लेकिन साइन स्क्वायर का पूछा है, तो साइन स्क्वायर विल बी लाइक दिस, राइट। और मुझे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ कौन से होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की लाइन है, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की लाइन है, क्योंकि इसके ऊपर सारे एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये उसका एम्पलीट्यूड है ना बेसिकली, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 के बराबर, तो 1/2 का यहाँ पे होगा, तो उसकी लाइन कुछ ऐसे होगी। अब सोल्यूशंस क्या होते हैं, जहाँ पे x और y की वैल्यू सेम हो जाए, तो वो ये होती है यहाँ पे और यहाँ पे। तो 0 से लेके π/2 में देखो 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, ये वाला है और ये वाला, जहाँ पे ये और ये लाइन और ये कर्व दोनों मैच कर रहे हैं। तो डायरेक्टली तुम ग्राफ को सोच के ही बोल सकते हो कि आंसर 2 ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, if PQR are non-zero, non-coplanar vectors, then box product of P plus Q minus R, P minus Q, Q minus R, इसका तो बॉक्स प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज करके हम इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B डॉट A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है और कोई दूसरा मेथड नहीं है इसके लिए। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करो, सो P क्रॉस Q माइनस P क्रॉस R माइनस Q क्रॉस Q प्लस Q क्रॉस R, राइट। ऐसे मैंने किया सॉल्व, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब बचेगी ये तीनों चीज। अब इन तीनों चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करो, सो P प्लस Q माइनस R डॉट P क्रॉस Q माइनस P प्लस Q डॉट R Q माइनस R डॉट P क्रॉस R माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी, प्लस P प्लस Q माइनस R डॉट Q क्रॉस R। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से P डॉट P आएगा, राइट, दैट विल बी ओके। या फिर इसको ऐसे सोच सकते हो, P प्लस Q डॉट P क्रॉस Q, राइट, माइनस R डॉट P क्रॉस Q, यानी बेसिकली बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ R P Q, राइट, माइनस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको सेपरेट करके P प्लस Q डॉट P क्रॉस R, और यहाँ से माइनस माइनस, ये माइनस है और यहाँ पे भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस R डॉट P क्रॉस R। R डॉट P क्रॉस R क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि R यहाँ पे डॉट में लिखा हुआ है। बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले बोला था R P R, अगर दो वेक्टर्स कोई भी सेम हो जाए बॉक्स प्रोडक्ट में तो उसका आंसर 0 होता है, राइट, क्योंकि वो कोप्लेनर हो जाता है और तुम 90 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो cos 90 का फैक्टर आता है, वो 0 हो जाता है। ओके, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो P प्लस Q डॉट Q क्रॉस R माइनस R डॉट Q क्रॉस R, मतलब वो भी 0 हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसे सॉल्व हो रहा है। बाकी यहाँ पे फिर से कर सकते हो, यहाँ से आएगा P डॉट P क्रॉस Q, तो वो भी 0 होगा, प्लस Q डॉट Q क्रॉस Q, Q डॉट P क्रॉस Q, वो भी 0 होगा, माइनस ये बॉक्स प्रोडक्ट वैसे का वैसे R P Q माइनस P डॉट P क्रॉस R माइनस Q डॉट P क्रॉस R, तो ये रहेगा, राइट। सो दिस विल बी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ Q P R, ओके, प्लस ये 0 हो गया। अभी ये बचा P डॉट Q क्रॉस R, तो दिस विल बी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ P Q R, Q डॉट Q क्रॉस R विल बी अगेन 0। सो अभी लास्ट में हमें मिल क्या रहा है यहाँ पे, माइनस R P Q का बॉक्स प्रोडक्ट माइनस Q P R का बॉक्स प्रोडक्ट प्लस P Q R का बॉक्स प्रोडक्ट। अभी इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला था कि अगर बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है। सो P Q R का जो बॉक्स होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं विद सेपरेट पेन, बेसिकली P Q R का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको यहाँ पे लेके जा सकते हो, सो R P Q का बॉक्स प्रोडक्ट एंड दैट विल बी इक्वल टू Q R P
box product, right? So by that logic, RPQ box product becomes equal to PQR box product. QPR box product, QPR यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, राइट? तो QPR बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस ऑफ QPR बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस ऑफ PQR, राइट? जो चीज यहाँ पे दी नहीं हुई है वो उसके नेगेटिव के बराबर होती है। ये भी बॉक्स प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है, अगर तुम्हें पता नहीं तो एक बार रिवाइज कर लो, ये भी बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। ओके, सो QPR का बॉक्स प्रोडक्ट इज बेसिकली माइनस ऑफ PQR का बॉक्स प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस PQR का बॉक्स प्रोडक्ट प्लस PQR का बॉक्स प्रोडक्ट, तो ये चीज कैंसिल हो गई। तो बेसिकली तुम्हारा आंसर क्या आ गया? PQR का बॉक्स प्रोडक्ट। सो योर आंसर इज बेसिकली ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन? 4 इक्वेशन तुम्हें दिए गए हैं और तुम्हें पूछ रहा है कि कौन से इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो मैं एक एक ऑप्शन डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। सेक थीटा दिया हुआ है 23 के बराबर। बी ऑप्शन दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू √2, cos थीटा इक्वल टू √2। सी ऑप्शन दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 1/7 एंड डी ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है sin थीटा इक्वल टू -1/5, राइट? तो इसमें कुछ तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स पता होने चाहिए, डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। सो साइन की जो डोमेन होती है, साइन की जो रेंज होती है रादर, दैट इज 1 to -1। ओके, सिमिलर फॉर कॉस 1 और -1 के ऊपर जा ही नहीं सकता। और इनके जो रेसिप्रोकल फंक्शंस है उनका जो रेंज होता है वो इनके एकदम अपोजिट होता है। यानी बेसिकली कोसेक थीटा ये 1 से ग्रेटर होना ही चाहिए और -1 से छोटा होना ही चाहिए, राइट? सिमिलर फॉर सेक थीटा, सेक थीटा जो है 1 से ग्रेटर होना ही चाहिए, -1 से होना ही चाहिए। whereas tan थीटा की जो रेंज होती है, tan थीटा तो तुम्हें पता है कि यार इट बिलोंग्स टू R, कुछ भी हो सकता है ये इन्फिनिटी में। cot थीटा भी सेम, इट बिलोंग्स टू R, राइट? सो बस ये रेंज की कुछ चीजें हैं, तो इनसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 23, यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि मैंने बोला था सेक थीटा 1 से ज्यादा होना ही चाहिए। cos थीटा इक्वल टू √2, √2 की वैल्यू अगर तुम देखो तो वो 1.414 होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos थीटा जो है वो 1 से छोटा ही होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 1 से छोटा नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, दिस इज योर राइट आंसर। tan थीटा 1/7 नहीं बिलोंग्स टू R है तो चलेगा, राइट? सो इट इज एक्सेप्टेबल। sin थीटा -1/5 की वैल्यू देखोगी तो -0.2 आएगा, जो कि एक्सेप्टेड है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो ओके। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी।